A very good morning to all the participants of this webinar. From DTRTI Lucknow, I am Arvind Mishra, Deputy Director. And today in this webinar, we are going to study Chapter 12 of the Income Tax Act. And we will be beginning with Section 115AB. We had completed up to Section 115A in the last session, and I hope that the recorded sessions are available to you on our link, the YouTube link also, as well as on the groups, Telegram and the WhatsApp groups. Still, in case if anyone of you does not have the link, we'll place it again in the group in case we are requested to do so. So beginning with section 115AB, ये सेक्शन बात करता है उस टैक्स पर जो कि उस इनकम से किया जाता है जो कि यूनिट्स जो परचेज किए गए हैं फॉरेन करेंसी में, उससे जो इनकम आती है, या उन यूनिट्स के ट्रांसफ़र से जो कैपिटल गेन अराइज होता है, उस कैपिटल गेन पर जो टैक्स होता है। तो यहाँ दो तरह के टैक्स की बात हो रही है। एक तो जो यूनिट्स जो फॉरेन करेंसी में लिए गए हैं उनसे जो इनकम अराइज हो रही है, और उनके ट्रांसफ़र से जो कैपिटल गेन अराइज हो रहा है। 115AB1 ये कहता है कि where the total income of an SSE being an overseas financial organization hereinafter referred to as the offshore fund includes A and B, then the income tax payable shall be the aggregate of 1, 2, 3. तो अगर कोई ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, ओवरसीज यानी हमारे देश के बाहर वित्तीय संस्था कोई है, कोई संगठन है, जिसका नाम हम ऑफशोर फंड लेंगे इसके बाद। ऑफशोर यानी हमारे शोर के पार, हमारी जो बॉर्डर लाइन है, शोर होता है जो समुद्री किनारा है, उसके पार जो भी, तो बेसिकली हमारे कंट्री के बाहर जो फंड्स हैं, तो वो फंड अगर उसकी कोई टोटल इनकम होती है और उस टोटल इनकम में, उसकी टोटल इनकम में कोई इनकम रिसीव हो रही है जो यूनिट्स से रिसीव हो रही है, जो यूनिट्स फॉरेन करेंसी में परचेज किए गए हैं, या फिर कोई ऐसी इनकम हो रही है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रूप में हो रही है, जो अराइज कर रहे हैं उन यूनिट्स के ट्रांसफ़र से जो यूनिट्स फॉरेन करेंसी में परचेज किए गए थे। यानी शुरुआत होती है, अगर यूनिट्स खरीदे जा रहे हैं फॉरेन करेंसी में और ये यूनिट्स अगर ऑफशोर फंड के द्वारा खरीदे जा रहे हैं, तो उनके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो एग्रीगेट होगा इन 1, 2, 3 का। सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विच इज कैलकुलेटेड ऑन द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स रेफर्ड टू इन क्लॉज ए। जिस इनकम का रेफरेंस क्लॉज ए में है, अगर वो इनकम टोटल इनकम में शामिल है, इफ एनी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, तो उसके ऊपर 10% टैक्स होगा एट द रेट ऑफ 10%। और उसके बाद the amount of income tax calculated on the income by way of long-term capital gains referred to in clause B, यानी जहां पर इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के नेचर की है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के प्रकृति की है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहे हैं जब वो यूनिट्स जो फॉरेन करेंसी में खरीदे गए थे उनका ट्रांसफ़र होता है, तो उन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर इनकम टैक्स होगा 10% का, यानी 10%। और तीसरा, द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विद विच द ऑफशोर फंड वुड हैव बीन चार्जेबल had its total income been reduced by the amount of the income referred to in clause A and clause B। अगर इस ऑफशोर फंड की इनकम को, टोटल इनकम को हम
इन यूनिट से जो जनरेटेड इनकम है, यूनिट से जो अराइज हो रही है इनकम, उसको रिड्यूस कर देते हैं और जो बाकी बच जाता है टोटल इनकम, उसके ऊपर जितना टैक्स लगता, अगर वो ये दो राशियां उस टोटल इनकम में नहीं होती, तो जो भी टैक्स लगता वो टैक्स, यानी ऐसा ऑफशोर फंड जिसके इनकम में, जिसकी टोटल इनकम में ये यूनिट्स वाली इनकम शामिल है, सबसे पहले यूनिट्स पर जो इनकम है उस पर 10% का टैक्स लगेगा। यूनिट्स पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की जो इनकम है उस पर भी 10% टैक्स लगेगा, और जो बाकी बच जाएगा इनकम, उस पर जो भी रेट लगता है उस ऑफशोर फंड के लिए, जो भी कैलकुलेशन होता है फाइनेंस एक्ट के हिसाब से उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, उस हिसाब से वो लगेगा। अब ऑफशोर फंड क्या है, पर कौन सा पर्सन है, ये 231 से डिटर्मिन होता है। नॉर्मली तो कोई कंपनी ही होगी, कंपनी नहीं भी है तो और भी कोई भी पर्सन हो सकता है, क्योंकि बनाते वक्त फंड को किसी भी पर्सन के रूप में उसको बनाया जा सकता है। बेसिकली जो ऑफशोर फंड होते हैं वो देश से बाहर के फंड होते हैं, और वो बाहर के जो निवेशक हैं उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं और उनको इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं यूनिट्स में। तो देखते हैं कि ये ऑफशोर फंड की जो डेफिनेशन है वो क्या, किस प्रकार से दी जा रही है। एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, ऑफशोर ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मींस, ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एनी फंड, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी। इट कुड बी अ फंड, इट कुड बी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, उसका कोई रजिस्ट्रेशन हुआ हो चाहे ना हुआ हो, विच इज एस्टैब्लिश अंडर द लॉज ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, देश के बाहर के किसी देश में उस देश की लॉज के अंतर्गत जो स्थापित की गई है, विच हैज एन अरेंजमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जिसने एक अरेंजमेंट में एंट्री किया है कि एक अरेंजमेंट में जिसमें कि वो भारत में निवेश करेगा। और ये जो अरेंजमेंट है ये किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ है इंडिया में, या किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ है, या किसी इंडिया में म्यूचुअल फंड के साथ है। म्यूचुअल फंड को डिफाइन किया गया है 1023D में, और ये जो अरेंजमेंट उसने एंटर किया है उस पब्लिक सेक्टर बैंक से या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या म्यूचुअल फंड के साथ कि उसे इन्वेस्ट करना है उस पब्लिक सेक्टर बैंक में या उस पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या उस म्यूचुअल फंड में, और ये जो अरेंजमेंट है जो उसने एंटर किया है, उस ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने जो अरेंजमेंट एंटर किया है वो सेबी के द्वारा अप्रूव्ड है इस पर्पस के लिए। यानी कि ये जो सेक्शन में जो दिया जा रहा है कि यूनिट्स में जो इन्वेस्ट करने के लिए जो पर्पस है उसमें, उस पर्पस के लिए। और यूनिट का मतलब है कि म्यूचुअल फंड का यूनिट या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का यूनिट। तो अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अल्टीमेटली जो चीज़ खरीदी जाएगी वो तो यूनिट होगा। और उसके बाद जो डेफिनेशंस बाकी आपको नज़र आ रही होंगी, फॉरेन करेंसी की डेफिनेशन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से बोरो की जा रही है। पब्लिक सेक्टर बैंक की डेफिनेशन जो है वो 1023D में है। ऐसे ही पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 4A में है कंपनीज एक्ट के। और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन यूनिट ट्रस्ट एक्ट में है। इसके बाद 115AB2 क्या कहता है? 115AB2 ये कहता है कि जहां पर भी ग्रॉस टोटल इनकम में ऑफशोर फंड के, if it consists only of the income from units or income by way of long term capital gains arising from the transfer of units or both,
no deduction shall be allowed to the assessee under section 28 to 44C or under section 57(3) or 1 or under chapter 6A, and nothing contained in the provisions of the second proviso to section 48 shall apply to the income referred to in clause B of subsection 1. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि वो जो ऑफशोर फंड है उसकी एकमात्र इनकम, केवल जो इनकम है वो उन्हीं यूनिट से आ रही है या उस यूनिट से के ट्रांसफर से कैपिटल गेन से आ रही है, तो उस केस में जो बिजनेस हेड में जो डिडक्शंस दिए जाते हैं वो डिडक्शंस उसको उपलब्ध नहीं होंगे, ना ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो डिडक्शन दिए जाते हैं वो उसको उपलब्ध होंगे, और ना ही सेक्शन 48 के 1B में। तो 48 का 1B एक बार देख लेते हैं फिर से। So probably what they are referring to is the 48(2) here, and therefore cost of acquisition और जो cost of improvement है वो उसको उपलब्ध नहीं होगा as a deduction. So no deduction under capital gain also. So 115, we come back to 115AB. ये सेकेंड प्रोवाइजो की बात हो रही है सेक्शन 48 में। सो दैट टॉक्स अबाउट इंडेक्सेशन, यानी कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट उपलब्ध नहीं होगा। जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ली जाती है, दैट बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल। So neither the deduction under business heads nor the deduction under income from other sources nor the indexation benefit will be available in case वो ऑफशोर फंड की एकमात्र इनकम उन्हीं यूनिट से ही है, and where the gross total income of the offshore fund includes any income referred to in clause A, और अगर ग्रॉस टोटल इनकम ऐसी है जिसमें कि और भी इनकम है और ए वाली इनकम भी है, यानी यूनिट्स वाली इनकम भी है, then gross total income shall be reduced by the amount of such income. सबसे पहले उस ग्रॉस टोटल इनकम में से ये जो यूनिट्स वाली इनकम है इसको घटाया जाएगा, और उसके बाद डिडक्शन जो चैप्टर 6A का है उसके बाद दिया जाएगा, जैसे कि वो ग्रॉस टोटल इनकम जो कम करके आ रही है वही उसकी ग्रॉस टोटल इनकम हो, जिससे कि इन यूनिट्स के संदर्भ में चैप्टर 6A का रिडक्शन ना मिले, क्योंकि हमने 2A में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि चैप्टर 6A का रिडक्शन बिल्कुल उपलब्ध नहीं होगा अगर केवल उन्हीं यूनिट से आ रही है तो उस ऑफशोर फंड के पास। लेकिन अगर इनकम उन यूनिट्स के अलावा भी आ रही है ऑफशोर फंड के पास, तो फिर सबसे पहले उन यूनिट्स की इनकम को घटा के उसके बाद चैप्टर 6A का बेनिफिट दिया जाएगा। चैप्टर 6A जहां पर डिडक्शंस दिए जाते हैं ग्रॉस टोटल इनकम से टू अराइव एट द टोटल इनकम। Okay, we go to the next section now. 115AB is finished. We go to 115AC. And this section talks about the tax on the income from bonds or the income from global depository receipts which are purchased in foreign currency or the capital gains which arise from the transfer of such bonds or the transfer of such global depository receipts. 115AC में कहा जा रहा है 1 में, सबसेक्शन 1 में, कि जहां पर असेसी की टोटल इनकम, जो असेसी एक नॉन रेजिडेंट है और असेसी की टोटल इनकम में शामिल है इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ एन इंडियन कंपनी,
issued in accordance with such scheme as the central government may by notification in the official gazette specify on this behalf or on bonds of a public sector company sold by the government and purchased by him in foreign currency. तो सबसे पहले तो अगर इनकम उस बॉन्ड से आ रही है, जो इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स हैं, इंडियन कंपनी की बॉन्ड्स इशू करती हैं जो निश्चित अवधि के हो सकते हैं और जिसमें एक सर्टन इंटरेस्ट मिलेगा निवेशक को, और ये बॉन्ड्स ऐसे होने चाहिए जो कि एक स्कीम के तहत इशू होने चाहिए जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया ऑफिशियल गैजेट में इस सेक्शन के पर्पज से, या वो बॉन्ड्स होने चाहिए किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के जो सरकार बेच रही है, सोल्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये जो दोनों तरह के बॉन्ड्स हैं, चाहे वो इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स हो जिनको नोटिफाई किया गया हो, या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी के बॉन्ड्स हो जो सरकार बेच रही है, उनको अगर फॉरेन करेंसी में खरीदा जाना चाहिए। अगर वो फॉरेन करेंसी में खरीदे गए हैं तो वो इस सेक्शन में कवर होते हैं। तो उनसे जो भी इनकम आ रही है उस नॉन रेजिडेंट की इनकम में वो इनकम भी अगर है, तो पहली बात तो 115AC में नॉन रेजिडेंट पर्सन की बात हो रही है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। और उस नॉन रेजिडेंट की टोटल इनकम में अगर निम्नलिखित इनकमें हैं A, B एंड C, तो उसका जो इनकम टैक्स होगा वो 1, 2, 3 के जोड़ के होगा। तो पहली इनकम जो है अगर वो है बॉन्ड इंडियन कंपनी का, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, और या फिर वो पब्लिक सेक्टर कंपनी का बॉन्ड है जो सरकार बेच रही है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, फॉरेन करेंसी में खरीदा गया है, फॉरेन करेंसी के द्वारा खरीदा गया है, या फिर वो डिविडेंड इनकम है किसी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स पे, और 115O में कवर होता हुआ डिविडेंड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल डिविडेंड है वो होना चाहिए। और अगर वो एक डिविडेंड है जो डिपॉजिटरी रिसीट पे मिल रहा है, और ये जो global depository receipt है which is issued in accordance with such scheme as the central government may by notification the official gazette specify on this behalf against the initial issue of shares of an Indian company। कोई भी भारतीय कंपनी है, उसका शेयर भारत में इशूड है, जितने शेयर्स भारत में इशूड है उसके अगेंस्ट किसी फॉरेन कंट्री में स्टॉक एक्सचेंज पे जो शेयर इशू होता है उसको कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। जो शेयर यहाँ इशूड है उसी के इवज में वहां शेयर इशूड है, उसी के बिल्कुल पैरेलल हूबहू, जिससे जो विदेशों के निवेशक हैं वो अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज पर भी भारतीय कंपनी के शेयरों को ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट के रूप में खरीद सकें, और जिनको परचेज किया जा रहा है फॉरेन करेंसी में एक अप्रूव्ड इंटरमीडियरी या इम्प्रूव्ड बिचौलिए के माध्यम से, जो भी ब्रोकर है, दे आर अप्रूव्ड इंटरमीडियरीज। लेट अस नॉट गो बाय द टर्म बिचौलिया, थोड़ा सा टर्म में यूज होता है, लेकिन हियर इट इज एन ऑफिशियल टर्म, अप्रूव्ड इंटरमीडियरी। उसके बाद वो GDR जो है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स को GDR भी बोलते हैं। तो ये जो GDR है ये इशूड है अगेंस्ट द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी सोल्ड बाय द गवर्नमेंट, या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर को सरकार ने बेचा और शेयर्स पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स के इवज में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू किए गए हैं, और इन ग्लोबल डिपॉजिटरी को सरकार बेच रही है और नॉन रेजिडेंट इनको खरीद रहा है फॉरेन करेंसी एंड परचेज बाय हिम इन फॉरेन करेंसी, और वो उसको अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के थ्रू खरीद रहा है। तो ऐसे कंडीशन ये दो टाइप के जो GDR हैं, इस पर जो भी डिविडेंड आ रहा है, और तीसरा जो है इशूड और री इशूड इन अकॉर्डेंस विद सच स्कीम। और अगर वो GDR
ऐसी स्कीम के तहत इशू किए गए हैं या री इशू किए गए हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया ऑफिशियल गैजेट में, और वो जो इशू किए गए हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं इंडियन कंपनी के, उसके इवज में इशू किए गए। तो पहले वन में जो शेयर्स इशू किए जा रहे थे वो इनिशियल इशू के अगेंस्ट इशू किए जा रहे थे। जैसे कोई कंपनी नई आई मार्केट में या नया इशू लेके आई, जो उसका इनिशियल इशू वो होता है जो सबसे पहला इशू होता है किसी कंपनी का, और वो शेयर्स तो इंडिया में उसने निकाले अपने, उसके बाद उसके अगेंस्ट जीडीआर उसने बाहर के फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाए, और ये काम सारा गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अनुसार होता है, जिससे जो विदेश के निवेशक हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकें। और इसके बाद जो ऐसे भी शेयर हो सकते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर्स के अगेंस्ट, अगर पहले से कोई एग्जिस्टिंग शेयर है कंपनी के पास और फिर कोई जीडीआर नहीं है उन एग्जिस्टिंग शेयर्स के अगेंस्ट, तो उन एग्जिस्टिंग शेयर्स के अगेंस्ट भी जीडीआर इशू किए जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इस बारे में भी नोटिफिकेशन करती है, और अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के थ्रू नॉन रेजिडेंट उसको खरीद सकता है, और फॉरेन एक्सचेंज पे करके वो खरीदता है उनको। तो ऐसे कंडीशन में जब वो जीडीआर खरीद लेता है तो उसके बाद उन जीडीआर पे डिविडेंड आएगा। कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो शेयर्स के अगेंस्ट भी इशू करती है, जो बाहर के निवेशक हैं उनको जीडीआर के अगेंस्ट भी डिविडेंड कंपनी इशू करती है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो चाहे वो कोई दूसरी इंडियन कंपनी हो। तो ये जो डिविडेंड अगर उस नॉन रेजिडेंट को इनकम के रूप में मिल रहा है, और साथ में उसको इंटरेस्ट, इसके अलावा अगर इंटरेस्ट मिल रहा है बॉन्ड्स पर या पब्लिक सेक्टर कंपनी के जो बॉन्ड्स हैं उन पे जो सरकार बेच रही है, या फिर उसके पास कोई ऐसी इनकम आ रही है जो कि बॉन्ड्स या जीडीआर को बेच के जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, उस तरह की कोई इनकम है, तो जो इनकम टैक्स दिया जाएगा उसके द्वारा वो क्या होगा? जो इंटरेस्ट या डिविडेंड्स मेंशन्ड हैं ए और बी में, बॉन्ड्स और जीडीआर के रिस्पेक्ट में, उस पर 10% टैक्स होगा, और उसके बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऊपर दिया गया सी में, उसमें भी 10% टैक्स होगा, और उसके अलावा जो बाकी बच जाएगी इनकम, इन दोनों को घटाने के बाद टोटल इनकम जो बाकी बचेगी, उस पर जो भी रेट लगता है नॉर्मली उस नॉन रेजिडेंट के लिए, जो भी कैलकुलेशन होता है उस कैलकुलेशन के अनुसार उसको टैक्स देना होगा। So the tax will be the aggregate of these three amounts: 10% on the income from bonds and GDRs, 10% on the income from long-term capital in the nature of long-term capital gains on the transfer of the bonds and the GDRs, and the tax payable as per the rate applicable to the total income of that non-resident, as reduced by the income in the nature of interest on bonds and GDRs and dividends on GDRs, as well as the long-term capital gains income. और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जैसे पिछले सेक्शन में भी था कि 115AC में भी कहा जा रहा है कि ग्रॉस टोटल इनकम में अगर केवल वही इनकम है जो कि उन बॉन्ड या जीडीआर से आता हुआ जो इंटरेस्ट या डिविडेंड है, अगर तो वहाँ पे जो बिजनेस इनकम के हेड वाले जो डिडक्शंस हैं वो नहीं मिलेंगे, ना ही कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले जो डिडक्शंस हैं वो मिलेंगे, और ना ही चैप्टर 6A का कोई डिडक्शन उस केस में मिलेगा, जहां पर इनकम केवल इस तरह की है जो कि इस सेक्शन में मेंशन्ड है। लेकिन इसके अलावा भी अगर इनकम है उस नॉन रेजिडेंट की, तो उस केस में सबसे पहले उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग जो भी इनकम इस सेक्शन में लिखी हुई है, यानी जो जीडीआर और बॉन्ड से संबंधित इनकम है, वो पहले घटाई जाएगी, और बाकी जो बचेगी इनकम उसको ग्रॉस टोटल इनकम मानते हुए उस पर चैप्टर 6A का डिडक्शन दिया जाएगा। उसके बाद 115AC, बिकॉज 115AB में यही प्रावधान था, उसको हमने वहाँ डिटेल में डिस्कस किया है, तो उसको पूरा रिपीट नहीं कर रहे हैं, सो दैट
You can go back by 10 minutes and go through that part of the lecture to see that. अब आते हैं 115AC3 में क्या कहा जा रहा है। 115AC3 में जो बात 115AB2 में ही कह दी गई थी, यहाँ 3 में अलग से कह दी जा रही है कि सेक्शन 48 के सेकंड प्रोवाइजो या फर्स्ट प्रोवाइजो में जो प्रावधान है, यानी जो इंडेक्सेशन के प्रावधान है या जो नॉन रेजिडेंट के टैक्सेशन के जो प्रावधान है, वो अप्लाई नहीं करेंगे फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अराइजिंग आउट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग बॉन्ड्स और जीडीआर। यानी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात यहाँ पे हो रही है, उन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर जो टैक्सेशन है उसको कंप्यूट करने के लिए कैपिटल गेन टैक्सेशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को कंप्यूट करने के लिए जो प्रक्रिया सेक्शन 48 में दे रखी है नॉन रेजिडेंट के लिए, या फिर इंडेक्सेशन के संबंध में जो दे रखा है लगेगा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और केवल इस सेक्शन में जो टैक्सेशन की बात हो रही है वही एप्लीकेबल होगा। यानी केवल जो कंपटीशन होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे, उस तरह की इनकम पे जो इस सेक्शन में लिखी हुई है, वो सारा कंपटीशन इसी सेक्शन के अनुसार होगा और उसमें सेक्शन 48 का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। उसके बाद आते हैं 115AC4 पर। 115AC4 में कहा जा रहा है shall not be necessary for a non-resident to furnish under subsection 1 of section 139 a return of his income if his total income in respect of which he is assessable under this act during the previous year consisted only of the income referred to in clauses A and B of subsection 1। अगर उस नॉन रेजिडेंट की जो इनकम है उसमें केवल वही इनकम है जो इस सेक्शन में मेंशन्ड है, यही सेक्शन के जो सबसेक्शन 1AB में मेंशन्ड है, तो अब उसको और साथ में जो भी टैक्स कटना था सोर्स पर, द टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 17B, वो टैक्स जो है काट लिया गया रहा है उस इनकम में से। तो अगर उसका टीडीएस कट गया, उस नॉन रेजिडेंट का के इनकम का टीडीएस कट गया और उसके पास केवल वही इनकम है जो इस सेक्शन में, तो उसको 139(1) में एक रिटर्न फर्निश करने की आवश्यकता नहीं है। ये सिंप्लीफाई करने का प्रोविजन है जिससे कि बहुत ज़्यादा कंप्लायंस बर्डन नॉन रेजिडेंट्स पे ना हो, तो केवल निवेशक हैं और टीडीएस उनका कट रहा है, तो why should they have the necessity of filing a return of income if they have no other income apart from this income? So this is a simplification provision. Now we come to 115AC5. Where the assessee acquired the GDR or bonds in an amalgamated or resulting company by virtue of his holding global depository receipts or bonds in the amalgamating or demerged company. assessee को जो GDR मिले या जो bonds मिले वो अमेलगमेटेड कंपनी के मिले या जो मर्जर के बाद जो रिजल्टिंग कंपनी बनती है उसके मिले, क्योंकि उसके पास अमेलगमेटिंग कंपनी या डीमर्ज्ड कंपनी के, यानी रिजल्टिंग जो डीमर्जर से पहले की जो कंपनी होती है डीमर्ज्ड कंपनी, उसके पास जीडीआर या बॉन्ड थे और इसके वजह से अमेलगमेशन के बाद या डीमर्जर के बाद उसको जो रिजल्टिंग कंपनी या अमेलगमेटेड कंपनी के बॉन्ड या जीडीआर मिल गए, तो the provisions of that subsection shall apply to such global depository receipts or bonds. तो ऐसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स पे या बॉन्ड्स पे भी वही प्रोविजन लगेंगे, यानी सबसेक्शन 1 वाले प्रावधान वहां पर भी लगेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो, चूंकि ऊपर हमने डिफाइन किया है ग्लोबल डिपॉजिटरी इनिशियल इशू में होना चाहिए या कैसे उसको फॉरेन करेंसी में खरीदा जाना चाहिए, तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है अगर अमेलगमेशन के रिजल्ट में मिल रहे हैं उसको या डीमर्जर के रिजल्ट में मिल रहे हैं या मर्जर के रिजल्ट में मिल रहे हैं, तो भी उस पर इसी सेक्शन के प्रावधान लगेंगे। उन जीडीआर्स पे, उन बॉन्ड्स से जो इनकम आएगी या उनसे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उस पर भी इसी सेक्शन के प्रावधान लगेंगे, भले ही वो जो ऊपर जो डेफिनेशन दी थी जीडीआर कैसे एक्वायर हो रहे हैं उनके अंतर्गत ना भी आते हैं, क्योंकि वो मर्जर और डी अमेलगमेशन की वजह से आ रहे हैं एसएससी के पास।
जो अप्रूव्ड इंटरमीडियरी एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है, अप्रूव्ड इंटरमीडियरी का मतलब है कि ऐसा इंटरमीडियरी यानी बिचौलिया हु इज अप्रूव्ड, जिसको अप्रूव किया गया है स्कीम के अनुसार जो नोटिफाई की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गेजेट में। और जीडीआर का जो मीनिंग है वो 115 ACA की एक्सप्लेनेशन की क्लॉज ए में दिया, वहां से उद्धृत किया जा रहा है। शॉर्ट में हमने उसको रेफर भी किया कि जीडीआर क्या होते हैं, बट फॉर एन एग्जैक्ट डेफिनेशन यू कैन ऑलवेज रेफर टू 115 ACA एक्सप्लेनेशन ए। So now we move to the next section, which is 115 ACA, and there you will see this definition. So before we move forward, let us go through the definition of GDR. As you can see in the explanation, the word global depository receipts has been defined here, and it says that 115 ACA section says that a global depository receipt means any instrument in the form of a depository receipt or certificate by whatever name called, created by the overseas depository bank outside India. इंडिया से बाहर ओवरसीज वो डिपॉजिटरी बैंक है जो डिपॉजिटरी का रोल अदा कर रहा है। डिपॉजिटरी यानी जो शेयर्स को अपने पास डिपॉजिट रखते हों। जैसे भारत में जितने भी शेयर्स हैं जिनको कि डिजिटाइज कर दिया गया है, तो उसका जो कस्टोडियन है वो है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। सो इट इज अ डिपॉजिटरी। NSDL इज द डिपॉजिटरी जहां पे डिपॉजिट माने जा रहे हैं कि सारे शेयर उनके पास डिपॉजिटेड है, उनकी कस्टडी में है। ऐसे ही बाहर की कंट्रीज में ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक होते हैं और वो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्रिएट करते हैं डिपॉजिटरी रिसीट या डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट। और ये जो डिपॉजिटरी रिसीट है या DR या सर्टिफिकेट है, यही कहलाता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। एंड इट इज क्रिएटेड आउटसाइड इंडिया एंड इशूड टू इन्वेस्टर्स। और इसको इशू किया जाता है इन्वेस्टर्स को, और दो तरह से इशू किया जाता है। एक तो ये ऑर्डिनरी शेयर्स जो होते हैं किसी भी इशूइंग कंपनी के, उनके अगेंस्ट इशू किया जाता है, जो कि एक ऐसी कंपनी है जो रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में लिस्टेड है। उसके जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उसके अगेंस्ट ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्रिएट करता है। और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या वो जो फॉरेन करेंसी में लिए गए कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं इशूइंग कंपनी के, उसके अगेंस्ट भी इशू किए जाते हैं GDR। सो GDR बेसिकली शेयर्स के अगेंस्ट और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल यानी जो शेयर्स में कन्वर्टेबल हो, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के अगेंस्ट भी इशू किए जाते हैं। और इनको क्रिएट किया जाता है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के द्वारा। और इन शेयर्स के अगेंस्ट या इन फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के अगेंस्ट इशू किया जाता है, जिससे बाहर के निवेशक उसमें निवेश कर सकें। और क्रिएट करके इनको उन इन्वेस्टर्स को इशू किया जाता है जो इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं अपने पैसे का उस कंपनी में करना चाहते हैं। अब आते हैं 115 ACA किस बारे में बात कर रहा है। 115 ACA कह रहा है कि उस इनकम पे जो कि GDR से आ रही है, जो परचेज किया जा रही है फॉरेन करेंसी में, या कैपिटल गेन जो कि राइज हो रहा है उन GDRs के ट्रांसफर से। तो यहाँ पर जो फर्क है 115 AC से वो देखिएगा। 115 ACA 1 में कहा जा रहा है कि जहां पर भी एसएससी की जो टोटल इनकम है, अगर एसएससी एक इंडिविजुअल है, सबसे पहला जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है ये एसएससी पे आ रहा है, क्योंकि वहां पे जो था वो नॉन रेजिडेंट की बात की गई थी। यहाँ जो एसएससी है वो एक इंडिविजुअल है जो कि रेसिडेंट, हु इज ए रेसिडेंट एंड ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ एन इंडियन कंपनी, और वो उस इंडियन कंपनी का एम्प्लॉय है जो कि नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, नॉलेज बेस्ड सर्विस में काम कर रही है। और वो ऐसी इंडस्ट्री या सर्विस है जो स्पेसिफाइड है। स्पेसिफाइड वर्ड जब भी यूज होगा तो
उस एक्सप्लेनेशन में उसको डिफाइन किया जाएगा, ये स्पेसिफाइड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री या सर्विस क्या होती है। जैसे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर भी कि जो स्पेसिफाई किया गया है, जिसको खास तौर पे लिखा गया है, रखा गया है वहाँ पे, और नॉलेज बेस्ड, यानी नॉलेज के आधार पे जो ऐसी उद्योग है या सर्विस है, इसको कहते हैं, जिसमें से हो सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, जो हो सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस, जो हो सकती है एंटरटेनमेंट सर्विस, जो हो सकती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो हो सकती है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, या वो हो सकती है कोई भी और इंडस्ट्री या सर्विस जिसको स्पेसिफाई किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, और विच मीन्स दैट स्पेसिफाइड इंडस्ट्री या सर्विस को नोटिफाई भी किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये एक्ट में ही लिखा जाएगा, आगे सरकार को भी, केंद्र सरकार को ये शक्ति प्रदान कर दी गई है कि वो इस इंडस्ट्री या सर्विस को, जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री सर्विस को स्पेसिफाई कर देगी। स्पेसिफाई कैसे कर देगी? बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। और तो इसके बाद हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो जहाँ पे एसएससी एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि एक रेजिडेंट है, रेजिडेंट मतलब इंडिया में रेजिडेंट है, और वो एक इंडियन कंपनी का एम्प्लॉई है, जो कंपनी एंगेज्ड है इस नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री सर्विस में, या कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो उस सब्सिडरी में एम्प्लॉयड है, जो सब्सिडरी एंगेज है, यानी लगी हुई है उस स्पेसिफाइड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री सर्विस में, और जिसको इसके बाद हम रेसिडेंट एम्प्लॉय कहेंगे। यानी कोई अगर रेसिडेंट एम्प्लॉय है किसी कंपनी का, जो कंपनी नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री सर्विस में कार्यरत है, और उस एम्प्लॉय के पास ये जो इनकम्स हैं ये आ रही हैं, एक तो डिविडेंड के रूप में आ रही है इनकम, जो कि जीडीआर से मिल रहा है इंडियन कंपनी के, जो एंगेज है स्पेसिफाइड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में या सर्विस में, और ये जो जीडीआर है ये इशू किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत, ईसॉप स्कीम के तहत, जिसको सरकार ने नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई किया है, किया रहा है, नोटिफाई किया है इस बिहाफ पे, यानी कि इस सेक्शन के बिहाफ पे, और जिसको परचेज किया गया है उस एम्प्लॉय के द्वारा फॉरेन करेंसी यूज करके, परचेज बाय हिम इन फॉरेन करेंसी। तो उसी कंपनी का एम्प्लॉय है, वही कंपनी अपने ही जीडीआर को, अपनी कंपनी के जीडीआर को अपने ही एम्प्लॉय को या अपने सब्सिडरी के एम्प्लॉय को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत दे रही है, और वो फॉरेन करेंसी में उसका पेमेंट कर रहा है, और उस जीडीआर से जो डिविडेंड आ रहा है, उस डिविडेंड के टैक्सेशन की बात इस सेक्शन में की जाएगी। दूसरी ऐसी इनकम जो कि उस जीडीआर के ट्रांसफर से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है उसके संबंध में हो, या फिर, तो ये दो टाइप की इनकम है, जो कि एक तो डिविडेंड्स के ऊपर, दूसरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि जीडीआर से डिविडेंड मिलता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब अराइज करता है जब जीडीआर बिकता है। तो इन दोनों टाइप की जो इनकम है उस पर 10% के हिसाब से टैक्स होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी 10% टैक्स होगा, और जो बाकी बच जाएगी इनकम, उस पर जो भी रेट लगता है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, या जो भी कंप्यूटेशन उसकी इनकम का होता है एज पर द फाइनेंस एक्ट ऑफ दैट ईयर, उस तरह से इनकम टैक्स होगा, और इन तीनों राशियों को जोड़ दिया जाएगा टू गेट एट द टोटल टैक्स दैट इज पेएबल बाय दैट पर्सन। सब्सिडियरी वर्ड को सेक्शन 4 से लिया जा रहा है कंपनीज एक्ट के। वी ऑल नो कि सब्सिडरी कंपनीज के बारे में, जो कंपनी एक मुख्य कंपनी होती है उसके अधीन जो भी उसके ओनरशिप में जो कंपनी होती है वो सब्सिडरी होती है, और जहाँ जिसके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल रहता है, मैनेजमेंट कंट्रोल रहता है। कभी कभी सब्सिडरी 100% सब्सिडरी भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है 115 ACA 2 में कि जहाँ पर
उस रेजिडेंट एम्प्लॉय की केवल वही इनकम है, यानी डिविडेंड के रूप में है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो कोई भी डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा इस एक्ट के किसी भी प्रावधान में. नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू हिम अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. यहाँ सीधे सिंप्लीफाई करके लिख दिया. और यदि कोई और भी उसके पास इनकम है और उसके अलावा ये भी इनकम है, तो इस इनकम को जो इस सेक्शन में लिखी है उसको घटाया जाएगा और फिर जो ग्रॉस टोटल इनकम आएगी उस ग्रॉस टोटल इनकम पर जो भी डिडक्शन है किसी और प्रोविजन का उस ग्रॉस टोटल इनकम दिया जाएगा. यहाँ पर रेफरेंस चैप्टर 6A के डिडक्शन के लिए है, बट दे हैव सेड एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. उसके बाद 115A(3) में कहा जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजो जो है सेक्शन 48 के वो भी लागू नहीं होंगे जहाँ पे इस तरह की इनकम की बात आ रही है जो इस सेक्शन में मैंशनड है. ऑब्वियसली दो अलग अलग सेक्शंस को एक ही पर्टिकुलर इनकम के लिए यूज़ करने का कोई पर्पज़ नहीं है. और जब हम GDRs को पर्टिकुलर वे में टैक्स कर रहे हैं, स्पेशल प्रावधान हमने किया हुआ है, तो जनरल प्रावधान को लाने की कोई आवश्यकता नहीं, उससे कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा. और इसलिए स्पेसिफिकली उसको एक्सक्लूड भी किया है यहाँ पे सेक्शन 48 के फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजो. उसके बाद जो कुछ नॉर्मल डेफिनेशंस हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस क्या होती है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर क्या होता है, और ओवरसीज डेपोजिटरी बैंक को भी डिफाइन किया है. सो ओवरसीज डेपोजिटरी बैंक एक ऐसा बैंक है जिसको कि ऑथराइज किया गया है, मीन्स अ बैंक ऑथराइज्ड बाय द इशूइंग कंपनी. जो भी कंपनी है वो उसको ऑथराइज कर रही है. जैसे अगर कोई कंपनी है, TCS है, इन्फोसिस है, जो इंडिया में कंपनियां हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां जिनके GDRs बाहर के फॉरेन एक्सचेंज, बाहर के फॉरेन के जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ लिस्टेड है, वहाँ पर उनकी ट्रेडिंग होती है. तो इशूइंग कंपनी ऑथराइज कर देती है किसी ओवरसीज डेपोजिटरी बैंक को कि वो GDR इशू करे उसके ऑर्डिनरी शेयर्स के अगेंस्ट या उसके जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के अगेंस्ट. और जब ऑथराइज कर देती है तो वो क्रिएट कर देते हैं उन GDRs को, और क्रिएट जब कर देते हैं तो वो लिस्ट हो जाते हैं. तो जो लिस्ट हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे एज पर द नॉर्म्स ऑफ दो स्टॉक, तो उसके बाद उन पर ट्रेडिंग होती है. एंड एनी इन्वेस्टर कैन परचेज दोज GDRs. Of course, the company can also issue these GDRs to their own employees in terms of an ESOP scheme, which is mentioned here. ESOP यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. एम्प्लॉय को अपना स्टॉक देना, अपने स्टॉक से उसको, वो कंपनी स्टॉक जो है सस्ते रेट पे अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं, कभी फ्री में भी देती हैं, उस स्कीम के तहत देती हैं. और वो जो स्कीम होती है वो नोटिफाई की जाती है ऑफिशियल गैजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे उन एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए वो अपने कंपनी के GDR के ओनर बन सकें. उससे क्या होगा, उन एम्प्लॉयज़ को उस कंपनी के लिए काम करने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है. जितना मेहनत से वो काम करेंगे मिल के, उतना कंपनी ग्रो करेगी और उतना ही GDR का रेट बढ़ेगा और उतना ज़्यादा वो फ़ायदा ले सकते हैं उन GDR से, चाहे उनके ट्रांसफ़र से या डिविडेंड के रूप में भी. तो ये है 115ACA. Now let us go to 115AD. टैक्स ऑन द इनकम ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, नॉट इंडिविजुअल्स बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी जो इनकम होती है सिक्योरिटीज से या सिक्योरिटीज़ के ट्रांसफ़र से जो कैपिटल गेन होता है, यहाँ पे कोई भी और सिक्योरिटीज़ हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे जो इनकम आती है उसको टैक्स करने का स्पेसिफिक प्रावधान है ये 115AD. और इसमें कहा गया है कि वेयर द टोटल इनकम ऑफ ए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर includes the income received in respect of the securities other than the units referred to in section 115AB. 115AB के यूनिट्स हैं उनको अलग कर दिया गया, वो वहाँ पर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं या दूसरे यूनिट्स हैं, उनके अलावा जो भी और अगर कोई और सिक्योरिटीज़ हैं जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है और उससे कोई इनकम आ रही है,
या कोई ऐसी इनकम आ रही है जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आ रही है सिक्योरिटीज के ट्रांसफर पर। तो ऐसे कंडीशन में जो टैक्स होगा वो किस प्रकार से होगा, तो उसके बारे में ये पर्टिकुलर प्रावधान है कि अगर उन सिक्योरिटीज के ट्रांसफर से या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, या फिर डायरेक्ट जो इनकम आ रही है सिक्योरिटीज से, उसमें 20% टैक्स होगा। जो ए में इनकम मेंशन है उसको 20% होगा। जो 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 पार्ट बी में मेंशनड है, जो शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जहाँ बात हो रही है, तो इफ दैट इज द इनकम, देन the amount of income tax will be calculated on the short term capital gains part at the rate of 30%, and provided that amount of income tax calculated on the income by way of short term capital gain referred to in section 111A shall be at the rate of 15%. लेकिन अगर वो ऐसे कैपिटल गेन्स हैं जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं जो सेक्शन 111A में मेंशन है, तो उस केस में ये जो टैक्स होगा ये 15% पे होगा। और यदि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर टैक्स जो होगा 10% पे होगा, बशर्ते ये कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐसा है जो कि सेक्शन 112A में मेंशनड है, तो 1 लाख रुपए का एक बेसिक एग्जाम्पशन दिया जाएगा, उसके ऊपर जो इनकम है उस पर टैक्स होगा 10% के रेट पर। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं हम, जहाँ 111A में किस तरह के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात हो रही है। ओके, तो 111A ये कह रहा है कि जैसे हम पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हम एक बार इसको बोल देते हैं इसके बारे में कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सर्टेन केसेस में किस तरह से टैक्स होता है। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब भी एसएससी की जो टोटल इनकम है वो उसमें कोई ऐसी इनकम शामिल है जिसमें कि इक्विटी शेयर है कंपनी का, या कोई इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट है, या फिर बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट है, और इसके ट्रांसफर से कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, और साथ में ये जो ट्रांजैक्शन है ये इक्विटी शेयर के जो सेल या यूनिट के जो सेल का ट्रांजैक्शन है, ये चैप्टर 7 के फोर्स में आने से पहले बाद में हुआ है अगर, और ऐसे ट्रांजैक्शन पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर लगता है, तो जब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था तब की बात की जा रही है। और यदि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के अधीन वो ट्रांजैक्शन है, तब जो टैक्स पेबल होगा उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे वो 15% होगा। तो ये बात कही इसलिए जा रही है कि अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐसा है जिस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, और यदि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसी कंपनी के इक्विटी शेयर के बिकने से, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट के बिकने से, या फिर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट के बिकने से अराइज हो रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो उसके ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है वो 15% लगता है, विच इज़ अ कंसेशनल रेट विच इज बीइंग ऑफर्ड, बिकॉज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जिस ट्रांजैक्शन पे लगता है उस तरह से वो बेचा जा रहा है। And the amount of income tax which is payable on the balance amount of the total income as if such balance amount were the total income, और जो बाकी बच जाती है इनकम इस शॉर्ट टर्म का उस पर जो नॉर्मल रेट है वो लगेगा। तो ये हो गया सेक्शन 111A। पर्टिकुलर टाइप के जो एसेट्स हैं उसके बिकने पे, जो कि इक्विटी शेयर हैं एक कंपनी में, या इक्विटी फंड का यूनिट है, बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट, उस पर एक पर्टिकुलर टाइप का कंसेशनल रेट जहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के अगर वो अधीन है, वो उसके बाद आते हैं, कम बैक वंस अगेन। तो ये जो 15% की बात, वैसे तो 30% की बात यहाँ की गई है कि अगर कोई भी सिक्योरिटी है, उसमें सिक्योरिटी में शेयर्स भी हो सकते हैं,
लेकिन इंडियन कंपनी का अगर शेयर है और या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड का जो 111 ए में आ रहे हैं, वहाँ पे अगर उस तरह का कोई एसेट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उससे आता है, तो वहाँ पे 15% लगेगा, नहीं तो 30% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे लगेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो 10 लगता है। लेकिन जो 112 ए में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, उसका ट्रांसफर जहाँ 112 ए में मैंशनड है, वहाँ पे 1 लाख रुपए का एक बेसिक एग्जम्पशन देना जरूरी है। उसको देखते हैं सेक्शन 112 ए में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 112 ए में लिखा हुआ है कि अगर जो टैक्स है टोटल इनकम पर पेबल है, अगर वो टोटल इनकम में कैपिटल गेन्स वाली इनकम है, और ये जो कैपिटल गेन्स की इनकम है ये अराइज हो रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो शेयर है कंपनी का, या यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात हो रही है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है या यूनिट है बिजनेस ट्रस्ट का, जिसपे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है। तो यदि वो जो एसेट है वो एक शेयर है कंपनी का, या इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट है, या बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट है, और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, तब 1 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन यहाँ पे अलाउ किया गया है। तो ये बेसिक एग्जाम्पशन जो है इन कंडीशन पे डेफिनेटली उसको मिलेगा, और जहाँ पर ये कंडीशन नहीं होती और भी कोई सिक्योरिटी है, वहाँ पे 10% के हिसाब से कोई बेसिक एग्जाम्पशन के बिना उसको टैक्स देना हो। और फिर यूजुअली जैसे 115 AD के पहले वाले सेक्शंस में भी कहा गया, तो 115 AD 2 में भी कहा जा रहा है कि अगर वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें केवल वो इनकम्स हैं जो कि इस सेक्शन में मेंशन्ड है, तो उसको बिजनेस हेड में या इनकम फ्रॉम अदर सर्विसेज हेड में या चैप्टर 6 से के अंतर्गत कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। और यदि उसके इस इनकम के अलावा भी अगर कोई इनकम उसके पास है, तो इस इनकम को पहले माइनस करके बाकी ग्रॉस टोटल इनकम पे चैप्टर 6 का बेनिफिट उसको मिल जाएगा। और सेक्शन 48 के जो फर्स्ट और सेकेंड प्रोवाइजो है वो भी यहाँ पे कारगर नहीं होंगे, जो केस इस सेक्शन में फॉल करता है। सो के साथ हमारा खत्म होता है, एंड वी मूव टू 115B। So 115B section is a tax on the profits and gains of life insurance business. तो जहाँ पर भी कोई कंपनी कोई लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है एसएससी, वहाँ पर उसके प्रॉफिट्स एंड गेन्स को कैसे टैक्स किया जाएगा, उसके संबंध में ये प्रावधान है 115B। And this provision states that where the total income of an assessee includes any profits and gains from life insurance business, assessee profits and gains कमा रहा है from business and profession, लेकिन वो कौन सा बिजनेस है, इट इज a life insurance business, then the income tax which will be payable shall be the aggregate of 1 and 2। 1 और 2 जोड़ के जो इनकम टैक्स आता है वो उसको पे करना होगा। और 115B(1)(1) में कहा जा रहा है, पहला जो राशि है वो है the amount of income tax which is calculated on the amount of profits and gains of life insurance business included in the total income at the rate of 12.5%। यानी जो भी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से जो प्रॉफिट एंड गेन्स आ रहा है, प्रॉफिट एंड गेन्स पर 12.5% के रेट पे टैक्स लगेगा। और पार्ट 2 में कहा जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विथ विच द एसएससी वुड हैव बीन चार्जेबल had the total income of the assessee been reduced by the amount of profits and gains of the life insurance business। अगर हम एसएससी की टोटल इनकम में से वो प्रॉफिट्स एंड गेन माइनस कर देते या रिड्यूस कर देते जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से आ रहा है, तो बची हुई टोटल इनकम पर जो भी इनकम टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स, और प्लस 12.5% के हिसाब से जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को एक कंसेशनल रेट ऑफर किया गया इंडिया में, just to encourage that lot of companies should come and open a life insurance business here, because life insurance business life के risk को cover करता है, and it is a welfare measure for the public,
So therefore, a concessional rate has been offered for profits and gains which are arising from the life insurance business. Now 115B2 में क्या कहा जा रहा है? Nothing, notwithstanding anything contained in this subsection, in subsection 1 or in any other law for the time being in force or any instrument having the force of law, the assessee shall, in addition to the payment of income tax computed under subsection 1, deposit during the previous year relevant to assessment years commencing on 1st April 89 and the 1st April 90 an amount equal to 33 and 1/3% of the amount of income tax computed under clause 1 of subsection 1 in such social security fund as the central government may by notification of the official gazette specify in its behalf. और यहां पे कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके ऑफिशियल गैजेट में अगर स्पेसिफाई करती है किसी सोशल सिक्योरिटी फंड को, समाज की सुरक्षा का के लिए बनाए गए फंड को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, तो उस फंड में उन असेसमेंट ईयर्स के लिए जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, जो कि स्टार्ट असेसमेंट ईयर्स उन प्रीवियस ईयर के लिए जो कि उन असेसमेंट ईयर से 89, 90 और 1991 असेसमेंट ईयर से रिलेटेड हैं, उन प्रीवियस ईयर के दौरान असेसी को 33 एंड 1/3% एक बटा 3 जो है राशि जो भी इनकम टैक्स की है वो सोशल सिक्योरिटी फंड में उसको डिपॉजिट करनी पड़ेगी इन एडिशन टू द इनकम टैक्स। मतलब ये जो पे कर रहे हैं इनकम टैक्स वो तो देना ही है, और इसके अलावा इसका जो 1/3 पार्ट है वो एक सोशल सिक्योरिटी फंड में भी जमा करना है। 2 साल के लिए प्रावधान था, उसके बाद का नहीं है। And provided that where the assessee makes during the said previous years any deposit of an amount of not less than 2.5% of the profits and gains of the life insurance business in the security fund, कि जहां पे assessee इन ऊपर दिए गए प्रीवियस ईयर्स के दौरान कोई डिपॉजिट करता है जो कि 2.5% से कम नहीं है, नॉट लेस देन 2.5% ऑफ द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, उस सिक्योरिटी फंड में यानी ज़्यादा जमा कर रहा है, then the amount of income tax payable by the assessee under the said clause 1 shall be reduced by an amount equal to 2.5% of such profits and gains. तो उस केस में यहाँ पर 2.5% का बेनिफिट मिल जाएगा उसको, and accordingly the deposit of 33 and 1/3% required to be made under this subsection shall be calculated on income tax for reduced, और उसके बाद जो 10% रह जाएगा 10% पे ही फिर वो 33.5% कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है 12.5% प्लस 12.5% का 1/3, लेकिन अगर वो 2.5% से ज़्यादा है उसका जो भी वो डिपॉजिट कर रहा है अमाउंट, वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स के 2.5% से ज़्यादा है, तो ये 2.5% का बेनिफिट उसको यहाँ मिल जाएगा और 10% ही टैक्स उसको यहाँ देना होगा, और फिर 10% पे ही 1/3 लगेगा। ये कैसी कंडीशन में है जहाँ पर ये डिपॉजिट असेसी कर रहा है सोशल सिक्योरिटी फंड में इन 2 सालों के लिए, वहाँ पर उसको बेनिफिट दिया जाएगा। सो दिस इज नॉट मच रेलेवेंस बिकॉज दिस बेसिकली फॉर दोज पर्टिकुलर assessment years 89, 90 and 1991. ब्रॉडली वी हैव टू से कि इंश्योरेंस बिजनेस जो भी कंपनी इंडिया में कर रही है वो अपने इंश्योरेंस बिजनेस पे जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स कमाती है 12.5% के रेट पर उस पर वो टैक्स देगी। उसके बाद आते हैं 115BA। So we'll start with 115BA in our next session. That will be tomorrow at same time. Please join us for that. And this session we finish at this point of time. This has come to an end.